हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर नॉन इक्वेशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कितने उसके टाइप थे उनके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन सेल जो है वो क्या होता है। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि लोग और एंटी लोग को हम किस प्रकार से इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एन टेबल। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंडक्टेंस, वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं इनकी कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको समझने से पहले हमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कंडक्टेंस क्या होती है। तो आइए हम पहले कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। हमने मेटल की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी मेटल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था ना पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं उसमें भाग लेते हैं, वो क्या थी आपके पास, मेटल की कंडक्टेंस थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक मेटल है जिसमें 100 ऑफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां तक एनर्जी को पास करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो आपके पास क्या था, कंडक्टर था। वो क्या था बच्चों, कंडक्टर। और अगर बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता तो उसे हम क्या कहते थे, इंसुलेटर कहते थे। लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करने वाला, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि कोई मेटल जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, पार्ट लेते हैं। इसलिए मैटर की कंडक्टेंस को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। किसी भी मेटल की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस विच इज ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके कारण होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर ये बोल दूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो कंडक्शन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब ये है कि कितना कंडक्शन हुआ, कितना कंडक्शन हुआ। अब किस केस के अंदर, मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो कंडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हमें मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस का पता होनी चाहिए, तब जाकर के हम कहां पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पर। तो हमने ये देखा कि जो कोई मेटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो पार्ट लेते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बन जाती है। क्लियर है बच्चों बातें। अब हमने 10th क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था जो था आपके पास किसका, रेजिस्टेंस का, याद है। और हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में क्या था, ए के। अब ये क्या है, आइए देखिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई एक मेटल है, इस मेटल की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। इस मेटल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है बच्चों, ये ए ले लिया हमने, ठीक है ना। अब इस मेटल की खुद की क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को कितना क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो हमने लिखा कि R इजिकल्स टू रो एल बाई ए, R इजिकल्स टू एल बाई ए। और अगर मैं क्या करता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हटाता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, रो एल बाई में ए आएगा। यही क्या है उस मेटल की वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मेटल की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने सिलिकॉन की बात कर लीजिए, या फिर वहीं पर मैंने ग्लास का एग्जांपल ले लिया कि एक तरफ आपके पास क्या है, ग्लास है, एक तरफ आपके पास क्या है, सिलिकॉन है। अब दोनों में से हमने ये देखा कि ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये क्या था, सेमीकंडक्टर। मतलब इन बिटवीन क्या होता है, इंसुलेटर और किसके, इंसुलेटर के बीच में और कंडक्टर के बीच में क्या करता है, कंडक्टिविटी को शो करता है। लेकिन वहीं पर ग्लास की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, उसका हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इसकी खुद की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो मैं बात कर रहा था कि हर एक मेटल की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो हमें रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। और रेजिस्टेंस के केस में उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात ये। तो क्या देखा हमने कि सर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और हर एक की एक क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। हर एक मेटल की क्या होती है, खुद की एक रेजिस्टेंस, जो आर से डिनोट की जाती है। ये क्या होती है, एल बाय ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, रो एल बाय में ए के इक्वल। जहां पर रो जो है वो किसके इक्वल है आपके पास, वो होता है रेजिस्टिविटी के इक्वल। क्लियर था बच्चों बात ये।
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना हमें। अब आफ्टर दैट अगर मैं क्या करता हूँ, रजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल लूंगा तो वो कितना आएगा, आर ए अपॉन में कितना आएगा, एल आएगा। हम क्यों कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं बस अभी थोड़ी ही देर में, कि जब भी हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम रजिस्टिविटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम इस पर थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं। तो आइए देखिए, R जो है वो क्या है आपके पास, रो एल अपॉन में क्या है, A है। R को क्या कहा, किस में मेजर किया जाता है, ओम के अंदर। किस में करते हैं, रेजिस्टेंस को किस में करते हैं आप, ओम के अंदर करते हैं। तो अगर मैं रो इज इक्वल्स टू किसके कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा, आर ए अपॉन में कितना होगा, एल होगा। आर के यूनिट क्या है आपके पास, ओम है। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और नॉर्मली हम क्या करते हैं उसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज कर लेंगे। आफ्टर दैट हमने क्या लिया, लेंथ को किस में, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी के जो यूनिट्स आएंगे क्या आएंगे, ओम सेंटीमीटर। क्या होते हैं बच्चों, ओम सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है ना बात। ये हमने सेंटीमीटर क्यों लिया वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वह 1 ml की बात करता हूं तो 1 ml का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखना बात ये। और वही इलेक्ट्रोलाइट जब हम लेते हैं तो ml में लिया जाता है या लीटर में होता है। तो एट दैट टाइम मुझे उसे सेंटीमीटर क्यूब में ही क्या करना होता है, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। और वैसे भी हमें पता है कि हम स्मॉल लेंथ के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो एट दैट टाइम मीटर यूज करने का तो कोई बनता ही नहीं हमारे पास सवाल। तो ये तो हमने बात की रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने पढ़ा कि ये किसी भी मेटल की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अपोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करता है, रोकता है, कम करता है, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारे पास क्या थी, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें थी। क्लियर है। अब ये सब यूज किया हमने किसी मेटल के लिए। तो आइए अब मेटल के लिए ही हम कंडक्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखिए क्या है, कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है G से। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं। मतलब इसका कंडक्टेंस जो है वो G है, किसी भी चीज का, मेटल का। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखना बात है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि कितना रजिस्ट हुआ उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उसका अपोज होगा। तो कंडक्टेंस से क्या होगा, कंडक्टेंस से ये होता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या हुआ, पास हुआ। दैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है बच्चों बात ये। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर R का वैल्यू पुट करूं, जो क्या था हमारे पास, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में क्या था, A के इक्वल था। अब हमने इसको लिख लिया कि G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रो A अपॉन कितना लिख दिया, A अपॉन में कितना लिख लिया बच्चों, हमने इसको L लिख लिया। 1 अपॉन में रो तो अलग था, A अपॉन में L लिख लिया। अब रो क्या था, रो था हमारे पास रजिस्टिविटी। रो था हमारे पास रजिस्टिविटी। तो जो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस। क्या है, किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। खुद के अंदर अगर एक वर्च्यू है, प्रॉपर्टी है, तो वो कंडक्टेंस की उस प्रॉपर्टी को कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा या नहीं करेगा, उसे 1 अपॉन रो या फिर कप्पा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, कप्पा से। और इसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे, कंडक्टिविटी। दैट मीन्स कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे G इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू A अपॉन में L का यूज कर लूंगा। आई होप ये तो क्लियर होगा, है ना, कि G क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा। दैट मीन्स की कंडक्टिविटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, और उस मेटल का अपॉन में क्या होता है, लेंथ ऑफ दैट मेटल। तो ये तो क्लियर हो गया। आइए हम थोड़ी सी यूनिट्स के बारे में, इसके बारे में बात कर लें। R जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस। क्या होते हैं, ओम होते हैं। तो G जो है वो क्या होता है, 1 अपॉन में क्या आएगा फिर ओम, क्योंकि 1 अपॉन R दैट मीन्स कि ओम पर ओम। क्या होते हैं, पर ओम कहा जाता है। क्लियर बच्चों बातें। आफ्टर दैट अगर हम बात करें किसकी, कप्पा के यूनिट्स की, तो कप्पा के यूनिट्स क्या आएंगे आपके पास, G इंटू L अपॉन में क्या होंगे, A। इसका मतलब क्या था, पर ओम था।
आफ्टर दैट लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर, अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर से एक पावर कैंसिल हो गया, इसका मतलब कप्पा के जो यूनिट हैं वो कितने आते हैं, ओम, दैट मीन्स पर ओम पर सेंटीमीटर। क्या होते हैं बच्चों, पर ओम पर सेंटीमीटर। एक और यूनिट है जो ओम के लिए यूज किया जाता है, वो है सीमेंस। सीमेंस का मतलब क्या है कि पर ओम को क्या बोलते हैं हम, एस सीमन बोलते हैं। दैट मीन्स कि मैं कप्पा के यूनिट जो है वो क्या बना सकता हूं, सीमन पर सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। तो आई होप ये क्लियर होगा आपके लिए यहाँ पे, है ना, कि ये दोनों चीजें जो है वो क्या होती है कि मेटल की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। हमने सारा जिक्र जो है वो एक बार मेटल के बारे में किया, ये हमने उसकी रेजिस्टेंस और आफ्टर दैट हमने उसके कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। अब कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब उसमें क्या देखा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब तो 1/r था। आर का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे 1/ρ मिलता है, और उस रो को क्या कहा जाता है बेटा, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा होती है। तो इसलिए जी का वैल्यू क्या आएगा, के ए अपॉन में किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। तो ये तो क्लियर है ना सारी बातें कि कंडक्टेंस जो है वो क्या है और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। लेकिन हमें किसके बारे में बात करनी थी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पर जिन चीजों का इफेक्ट होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों जो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है नेचर ऑफ मेटल। क्या है, नेचर ऑफ मेटल, मतलब मेटल का क्या नेचर। अब इसका मतलब क्या है कि हमने ना 3 टाइप के क्या देखे थे। एक चीज देखिए, हमें ये बताया कि जो मेटल है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या होते हैं, या तो वो इंसुलेटर हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ग्लास रोड की हमने बात कर ली, है ना। आफ्टर दैट या फिर वो क्या हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकते हैं। कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो उसमें हमने मान लीजिए ग्रेफाइट का जिक्र कर लिया, या कार्बन का जिक्र कर लिया, या किसी भी मेटल का, एक बढ़िया रिएक्टिव मेटल का हमने जिक्र कर लिया। आफ्टर दैट हम बात करें कि वो क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। तो सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन क्या होती है, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्या होती है, जिनकी कंडक्टिविटी होती है, उन्हें कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर की सिलिकॉन आ गया, है ना, जर्मेनियम आ गया, जर्मेनियम डोप्ड, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ मेटल्स आपको मिलते हैं। लेकिन एक और टाइप है जिन्हें कहा जाता है सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं जिनको, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि कंडक्टेंस जो है वो मेटल के टाइप पर क्या करती है, डिपेंड करती है कि जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, नेचर क्या है, उस मेटल के नेचर पर क्या करती है, डिपेंड। फॉर एग्जांपल इसका कंडक्टेंस क्या होता है, 0, लेकिन इसका कंडक्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा, लेकिन इनका भी है। अब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, विच हैव जीरो रजिस्टिविटी, जिनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, 0, एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, कि जिनकी कप्पा की वैल्यू तो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और रजिस्टिविटी क्या होती है, 0 होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे एलॉयज का फॉर्मेशन है जो क्या होते हैं, बहुत कम, मतलब लो टेम्परेचर पे। इनिशियली ये होता था, ये इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर क्या था, ऐसा कुछ मिला कि एट 0 से लेकर के 15 केल्विन का टेम्परेचर, 0 से 15 केल्विन के बीच में बहुत सारे मेटल के क्या थे,
अलॉयज ऐसे हुआ करते थे जो क्या थे, सुपर कंडक्टर थे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं तो आप क्या कहोगे कि जिनकी कंडक्टिविटी तो इनफाइनाइट होती है लेकिन रजिस्टिविटी वो खुद को क्या अप्रोच करवाते हैं, जीरो की तरफ करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और सुपर कंडक्टर के अंदर जो स्टार्टिंग में थे वो क्या थे, आपके पास अलॉयज थे, लेकिन नाउ डेज आज के दिनों में हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेटल के क्या हैं, ऑक्साइड्स बना दिए गए हैं। बहुत सारे मेटल्स के क्या हैं, ऑक्साइड हैं जो सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। और ये लो टेम्परेचर जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट 150 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेटल हमने यूज किया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि उसका नेचर क्या है। तो पहला तो फर्क पड़ता है बेटा किसका, नेचर ऑफ मेटल और स्ट्रक्चर ऑफ किसका, मेटल का, कि मेटल की नेचर और स्ट्रक्चर का इफेक्ट होता है। तो आइए चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ कि वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किसी मेटल का जो सेकंड पॉइंट पर डिपेंड करता है वो है हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नंबर कितने हैं ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका मतलब कि जितने ज्यादा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि कंडक्टिविटी किसी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव या फिर वहीं पर आपके पास है कोई ए टाइप का है जिस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, किसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मेटल के केस में। तो जो क्या करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किए जा सकते हैं। दैट मीन्स कि इसकी कंडक्टिविटी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी पे ये क्या करे, डिपेंड करे। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट काफी इनसे क्या है, अलग है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना बच्चों। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारे पास क्या, टेम्परेचर। ये आपको कभी बताया जाएगा जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे मैं आज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में हम जिक्र करने वाले थे, इसलिए मैंने इसको करवाया है। तो अब हमने ये देखा कि इसका भी इफेक्ट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो कंडक्टिविटी ज्यादा, कम होते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास ना मेटल है जिसमें यहां पर क्या थे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो, इफ यू इंक्रीज दी टेम्परेचर, तो पहले क्या था, स्टार्टिंग में ये था कि ईच इलेक्ट्रॉन, या फिर मान लो ये क्या था आपके पास, बढ़िया सा एक कंडक्टर था। इसका मतलब एवरी इलेक्ट्रॉन विल टेकिंग पार्ट या पार्टिसिपेट कर रहा था वो किसके अंदर, कंडक्टेंस को शो करने में, है ना। खुद वो कंडक्टर था तो कंडक्टेंस दिखाने में हर एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या कर रहा था, पार्ट ले रहा था, ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आपने उसको क्या कर दिया, टेम्परेचर दिया, एवरी इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी। क्लियर। अब वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्टेंस में भाग नहीं लेंगे, वो आपस में ही क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे। कुछ समझ रहे हो बातें, मतलब आर्बिट्रेरी मोशन, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा दिया। और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने पर वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब क्या नहीं कर रहे, वो कंडक्टेंस में भाग नहीं ले रहे। मतलब पहले अगर 200 इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी दिखा रहे थे तो अब नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर कंडक्टेंस विल डिक्रीज। हम इसको जो है वो डीपली पढ़ेंगे जब इस चैप्टर के बारे में आएगा, ठीक है ना, हम वहीं देखेंगे इसको। तो ये था बच्चों कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टेंस क्या होता है और मेटल की कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है, किन किन चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो बड़ा ही आसान सा काम था, लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं था। हमें क्या करना था, हमें तो पढ़ना था इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। तो आइए हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब पहले ये तो पता हो कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, हमने एक लेक्चर के अंदर इनको किया था कि इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो देखिए जरा क्या था। अच्छा, नॉर्मली ना हमें पता है कि जो वाटर है, नॉर्मल जो पानी है, और वो भी मैंने क्या कर लिया, प्योर ले लिया। प्योर का मतलब नो आयंस आर प्रेजेंट इन इट, नो आयंस आर प्रेजेंट।
कि उसमें कोई भी आयंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। स्टार्ट में क्या हुआ कि हमने ना प्योर वाटर लिया, अब प्योर वाटर में हमने क्या किया, देखा कि उसमें कोई आयंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होते, या तो होते ही नहीं है या ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते। दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, लो होती है। क्यों? क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है और उसमें क्या नहीं है, आयंस नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों बातें? तो अब क्या हुआ, हमने ये पानी ले रखा था एक बीकर के अंदर, ठीक है ना, और हमने क्या किया, ये चेक किया कि ये कंडक्टेंस करता है या नहीं करता। यहाँ पर हमने कोई इक्विपमेंट लगा दिया, मान लो यहाँ हमने क्या कर लिया, एक बैटरी लगा ली और देखा कि इस बैटरी के अंदर से ये इक्विपमेंट जो है वो वर्क करता है या नहीं। दैट मीन्स कि क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट तो ऐसे होगा ना, ऐसे, ठीक है ना। तो हम यही चेक करना चाहते थे कि सर्किट जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये दिख तो रहा है ना आपको पोर्शन, मार्कर्स भी, तो क्या हुआ कि ये बैटरी था, इसका पूरा सिस्टम, अगर इसमें आयन ही नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या करता था, आयन का नहीं पता, लेकिन मुझे पता था कि प्योर वाटर क्या करता है, कंडक्टेंस शो नहीं करता, कंडक्टेंस को शो नहीं करता। कुछ समझ में आई बात है? इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर वाटर में कंडक्टेंस बहुत कम होती है क्योंकि उसमें आयंस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर बच्चों बातें? अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा अमाउंट किसका ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड में। 10th क्लास में पढ़ा था हमने ये। और जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी को शो करना, कंडक्टेंस करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब ये सोडियम क्लोराइड ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में डाला तो उसने ना केवल हाइड्रोजन के आयंस का, मतलब को वाटर के आयंस का आयोनाइजेशन किया, वाटर का आयोनाइजेशन किया, इसने खुद के भी क्या दिए हैं, वहां पर आयन दिए हैं। और ये आयन जो है वो कौन से चार्ज के होते हैं, प्लस और माइनस के। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को दिया भी जा सकता है। समझ रहे हो ना बातें? अर्थात अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको आगे की तरफ हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। किन की मदद से, इन आयन की मदद से। तो हमने जो चीज इसमें ऐड की उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनमें क्या आयंस बन जाते हैं, जिनमें क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। वाटर के अंदर आयंस बहुत कम थे, अगर मैं उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करता हूं तो मोर आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, ज्यादा आयोनाइजेशन होता है। क्लियर है बात ये? तो हमने क्या था, मेटल की बात याद है, क्या पढ़ा था कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ क्या चीज, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या था, जिसको हमने क्या किया था, ऐड किया था, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस की जो हमने नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रोलाइट हमने उसमें ऐड किया, उसने कितने आयंस बनाए, इस बात का फर्क पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसमें, आयंस क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस ही है ना, हाँ, नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं उसमें पार्ट लेते हैं, वो क्या करता है, कंडक्टेंस को शो करता है। क्लियर है? अब बात करें अगर हम किसके बारे में बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, टू टाइप का है। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ समझ में आई बात? इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का है, स्ट्रॉन्ग, और एक क्या होता है, वीक। जैसे उसमें क्या था, गुड कंडक्टर था और इंसुलेटर था। इंसुलेटर का मतलब क्या था, जो कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो मैंने वाटर में ऐड किया है इलेक्ट्रोलाइट, उसके कम आयन बने, वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और जो ज्यादा आयंस बनाएगा, जिसका ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। कुछ समझ में आई बात? ये तो हमने तो बस इतना सिस्टम पढ़ा कि अब तक ये हमारे पास क्या था, एक्वस फॉर्म के अंदर बनने वाला एक इलेक्ट्रोलाइट है,
जिसकी हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। और सर इसकी कंडक्टेंस किसके कारण होती है? आयंस के कारण होती है, ठीक है ना, किसके कारण होती है? आयंस के कारण। तो बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो बच्चों जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या क्या है स्ट्रॉन्ग बेस हैं या क्या है पोलर कंपाउंड्स हैं, ये सारे मिल करके जो क्या है आयोनिक है, जो कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ये सारे मिल करके क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो, पोलर या आयनिक की बात करो, आयंस बनते हैं और ज्यादा क्या होते हैं? आयन होते हैं। और वाटर में ऐड करते ही बहुत ज्यादा क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। और जितने ज्यादा क्या बनेंगे? आयन बनेंगे, उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी भी दिखाई जाएगी। समझ रहे हो ना? इसका मतलब कि जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी वो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। यहीं पर हम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक एसिड, आफ्टर दैट क्या होगा? वीक बेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या करते हैं? मतलब आयंस में डिवाइड नहीं होते, है ना, वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लियर होगा बात ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको कहा जाता है जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किनको कहा जाता है? जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए देखिए आगे। अब हमने क्या पढ़ा? कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा कि ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो क्या है? वो है कि कितने नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं? उसमें पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? वो है नेचर ऑफ किसका? इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और अगर क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन दोनों का क्या होता है? उसके ऊपर इफेक्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं। इसका मतलब इनका तो क्या होने वाला था? इफेक्ट होने वाला था। आफ्टर दैट अगर ये पता है ना कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होती? ज्यादा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो कंडक्टेंस क्या होती बच्चों? उसकी कम होती। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का तो इफेक्ट है। जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास आयंस प्रोड्यूस्ड, कि वो आयन जो इसमें क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, एंड देयर सोल्वेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड देयर सोल्वेशन। अब ध्यान देना यहां पे कि क्या है चीज ये। मैंने ये बोला कि आयंस के बारे में तो क्लियर है फंडा कि सर जितने ज्यादा क्या बनते हैं? आयन बनते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है? उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन वो आयन किस टाइप के बनते हैं और उनका सोल्वेशन, सोल्वेशन का मतलब क्या है कि वो दोबारा से जब डिसॉल्व होते हैं तो इसका क्या फर्क पड़ता है। अब एक चीज देखिए, हमने ये बोला कि ये आयंस में डिवाइड हुआ, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, दो टाइप के क्या थे? आयन थे हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या हुआ कुछ ऐसा कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव जब आयन बने तो मान लीजिए ए का साइज क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है, लार्ज साइज है, ठीक है ना। और बच्चों जिस आयन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, वो इजीली क्या हो सकता है? उस सोलवेंट के द्वारा, मतलब ऐसा था कि ये तो इलेक्ट्रोलाइट थे, यहां हमारे पास क्या था? वाटर था, पानी था। जब ये आयन में टूटा, ए पॉजिटिव आयन का साइज क्या था? बड़ा था। ये जल्दी क्या आएगा? दिख जाएगा, किसको? पानी को दिख जाएगा। और वाटर क्या कर लेगा? उसको दोबारा से खुद में डिसॉल्व कर लेगा। तो अगर ये ए पॉजिटिव उसमें दोबारा से डिसॉल्व हो गया तो क्या उसने कंडक्टिविटी में भाग लिया?
नहीं ले पाया ना, क्योंकि वो तो आयन फिर से डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब सोल्वेशन का इफेक्ट होता है। तो लिख लीजिए, बिगर द आयन की साइज क्या होता है, जितना बड़ा होता है, बिगर द आयन लार्जर दी सोल्वेशन, लार्जर दी सोल्वेशन की आयन जितना बड़ा होता है सोल्वेशन उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हेंस कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। इस केस में पता है ना, इस केस में कंडक्टेंस क्या मिलेगा, इंक्रीज। इस केस में कंडक्टेंस क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। तो ये है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद था कि आयन जो है वो किस प्रकार का बनता है और उसका सोल्वेशन क्या है। अगर साइज बड़ा है तो वो दोबारा डिसॉल्व होगा, दोबारा डिसॉल्व होगा तो कंडक्टेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्लियर है बात ये। अब आफ्टर दैट जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास वो है कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारी बातें यही जो है वो हमारी क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। हमने ये देखा कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो ना कंसंट्रेटेड है। कैसा है बच्चों, कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ आयन क्या है, ज्यादा। समझते हो ना, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, कि उसमें पानी कम है और आयंस क्या है, ज्यादा है। अर्थात उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या पाए जाते हैं, क्लोज पाए जाते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और जितने ज्यादा क्लोज होते हैं उतनी ही क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिससे वो दोबारा क्या कर लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। और अगर कंपाउंड दोबारा से बन गया, आयन नहीं मिला, तो इसका मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर क्या होता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेटेड। तो आयंस एक दूसरे के क्या होते हैं, काफी ज्यादा क्लोज पाए जाते हैं, जिससे वो दोबारा क्या करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और कंपाउंड्स दोबारा बनने पर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टेंस क्या पाई जाती है बच्चों, डिक्रीज। मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है। अब आप ना इसको यूं कीजिए कि डाइल्यूट कीजिए, आप इसमें पानी ऐड कीजिए। तो हमने पानी ऐड किया, फिर किया, फिर किया। जब हमने वाटर ऐड किया तो वो वाटर जो है वो इन आयंस के क्या आएगा, बीच में आ जाएगा। ऐसा जब होगा तो आयंस क्या हो जाएंगे, थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फार हो गए। आयंस जो है वो थोड़े से दूर हो गए, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक पड़ गया। पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अब जो आयंस हैं वो किस में पार्ट लेते हैं, कंडक्टेंस में। किस में पार्ट लेंगे, कंडक्टेंस में पार्ट लेंगे। दोबारा कंपाउंड तो बना नहीं, मतलब कंडक्टेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कुछ समझ में आई बात है कि कंडक्टेंस को क्या करेंगे, वो इंक्रीज। ठीक है ना। तो मतलब कि फैक्टर जो हैं वो 3 तो हमने पढ़ लिए हैं कि नेचर का इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे थे। आफ्टर दैट आयंस पर का भी इफेक्ट होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों की, इसका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का भी इफेक्ट होता है कि कंसंट्रेटेड होता है तो कंडक्टेंस कम पाई जाती है। कई बच्चे सोच लेते हैं ये बात कि सर कंसंट्रेटेड का मतलब तो ज्यादा आयन है ना, लेकिन हमेशा एक फिक्स वॉल्यूम में लिया जाएगा ना सब चीजों को। क्या लेते हैं, एक फिक्स वॉल्यूम में। मतलब मैंने बोला कि V लीटर मेरे पास कंसंट्रेटेड है और V ही लीटर मेरे पास डाइल्यूट है। इन दोनों में मुझे बताना था कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा है। हाँ ये तो पता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने आयन भी ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट ही है अकेला, पानी है ही नहीं, तो आयंस मूव कैसे करेंगे, समझ रहे हो, कंडक्टेंस कैसे दिखाएंगे। तो इसका मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें आयंस इतने क्लोज होते हैं कि वो कंडक्टेंस कर ही नहीं पाते। इसके दूसरे ऑपोजिट क्या है, डाइल्यूट के अंदर उतने ही वॉल्यूम के अंदर वो कंडक्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ज्यादा कंडक्टेंस क्या करते हैं, शो करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा इतना पॉइंट तो, है ना। तो आइए चलते हैं हमारे 4th पॉइंट की तरफ कि 4th कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो अगला है बच्चों सोलवेंट के बारे में। जो 4th है वो है नेचर ऑफ सोलवेंट।
एंड इट्स विस्कोसिटी, कि सोलवेंट का नेचर कैसा है और उसकी विस्कोसिटी कैसी है। बड़ी आसान सी बात है। सोलवेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना था, हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना था। और बच्चों मैंने इलेक्ट्रोलाइट को मान लो ऐड कर दिया किसमें, नॉन पोलर सोलवेंट में, पानी में नहीं किया, किसमें कर दिया, नॉन पोलर सोलवेंट में। खुद बताओ कि क्या आयन बनेंगे, नहीं बनेंगे ना, क्योंकि पोलर पोलर में डिसोल्व होता है तो आयोनाइजेशन होता है, अर्थात एट दैट टाइम तो कोई आयन जो है वो सर बनने वाला नहीं, और आयन नहीं बनेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, या तो जीरो होगा या बहुत क्या मिलेगा, कम मिलेगा आपको। क्लियर है, इसका मतलब तो जानते हो ना, डिक्रीज, है ना ये। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो यहीं पर अगर मैं क्या कर लेता, पोलर इलेक्ट्रोलाइट ले लेता तो और ज्यादा आयन बनते, कुछ इसके आयन होते, कुछ इलेक्ट्रोलाइट के आयन होते, और कुल मिलाकर कंडक्टेंस को क्या कर दिया जाता, इंक्रीज कर दिया जाता। तो सीधा सा पॉइंट पड़ा है कि सोलवेंट के नेचर का इफेक्ट होता है कंडक्टेंस पे। सोलवेंट का इस बात का इफेक्ट होता है कि वो क्या आयोनाइजेशन करवा पाएगा, क्या वो इस बात में एबल है कि वो क्या करवा दे, आयोनाइजेशन करवा दे। समझ रहे हो ना, कि अगर उसने आयोनाइजेशन ज्यादा करवाया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आयोनाइजेशन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन कम हुआ तो मतलब कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ना। चलिए, ये था हमारे पास किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और उसके सोलवेंट के कंडक्टेंस के बारे में। अब बात है कि विस्कोसिटी का मतलब क्या है। अच्छा ये देखो, मान लो कि जो सोलवेंट हमने लिया वो विस्कस ज्यादा है, गाढ़ा ज्यादा है, समझ रहे हो, रेजिस्टिविटी क्या है उसकी, ज्यादा है। अगर विस्कस ज्यादा होता है, आयंस कांट मूव फ्रीली, सही बोला क्या मैंने, कि जो आयंस हैं वो फ्रीली क्या कर पाएंगे, मतलब देखो कि अगर ऐसा है कि वो विस्कस है, पर एक आयन को यहां तक कंडक्टेंस दिखानी है, यहां जाना है, यहां से एनर्जी को यहां से लेकर के, अगर उस आयन को चलने ही ना दिया जाए, उस पर विस्कोसिटी की फोर्स क्या लगे, ज्यादा, फ्रिक्शन की फोर्स क्या लगे उस सॉल्यूशन में, ज्यादा लगे, तो क्या वो आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएगा, क्या आयन फ्रीली मूव कर सकता है, नहीं कर सकता ना। इसका मतलब क्या कि अगर किसी भी सोलवेंट की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, विस्कोसिटी अगर क्या होती है ज्यादा, तो कंडक्टेंस उसकी क्या होती है, कम होती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पता चला ना इस बात का कि कंडक्टेंस का उस पर क्या इफेक्ट था। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा पॉइंट कि सोलवेंट का नेचर और विस्कोसिटी का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो पता ही है कि सर जब भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में ऐड किया, आयन बने, आयन के कारण जो कंडक्टिविटी है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फाइनल फैक्टर की तरफ जो है टेम्परेचर, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब वहां चलिए एक बार, जिसके अंदर मेटल के अंदर हमने पढ़ा कि मेटल में अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गया, वाइब्रेट करने लगे, टकराने लगे, कंडक्टेंस नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर था। लेकिन इसमें उल्टा है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे होगा। हमने देखा कि सर ये है चीज, इसमें क्या है, सोलवेंट है, अच्छे वाला पोलर सोलवेंट है, बढ़िया, ठीक है ना। उसके भी क्या है, कुछ आयंस हैं थोड़े बहुत। उसमें क्या किया, एक बढ़िया सा इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसके भी क्या बने, आयंस बने। दोनों ने मिलकर के क्या दिखाई, कुछ न कुछ जी नाम की कंडक्टिविटी दिखाई, मतलब जीवन कंडक्टेंस को उन्होंने शो किया। अब मैंने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। हमने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज। जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, द फोर्स बिटवीन द आयंस ऑफ सोलवेंट
एंड द फोर्स बिटवीन द आयंस ऑफ किसके इलेक्ट्रोलाइट, वो ए और बी के बीच की जो फोर्स है वो वीक होगी, वो पार्टिकल वो आयंस के बीच के बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू कर देंगे, मतलब आयोनाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर मोर आयोनाइजेशन टेक प्लेस। क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। मोर आयोनाइजेशन टेक प्लेस, कि आयोनाइजेशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। बात क्लियर यार, कि कंडक्टेंस क्या होती है, आयन के कारण ही तो है। तो इसका मतलब कि अगर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो आयन ज्यादा बने, और अगर आयन ज्यादा बनते हैं तो मतलब कि कंडक्टेंस भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर। तो ये था कि क्या इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर। तो आई होप आपको इतना जो है वो पार्ट जो है वो समझ में आया होगा कि इन सब चीजों का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। क्लियर है ना बच्चों बात। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या है, फैक्टर कौन से हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। हमने फार्मूले भी देखे कि जो R है वो क्या है आपके पास, रो L अपॉन में A है। यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, इनके याद रखना। हमने G के बारे में भी पढ़ा था, वो क्या था, कप्पा इंटू A अपॉन में क्या था आपके पास, L के इक्वल है। जहां पर कप्पा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना। कंडक्टेंस को क्या, ओम को पर ओम को क्या, सीमेंस के अंदर, ठीक है ना। और कप्पा की अगर बात करें तो क्या आएगा, सीमन पर सेंटीमीटर या सीमन पर मीटर के अंदर उसको क्या करते हैं, हम उसके यूनिट लेते हैं। सम टाइम पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में कि दिया क्या गया, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, नाम नहीं लिखता, वो नाम नहीं लिखता, ये लिख देता है कि इफ द वैल्यूज फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट की कुछ वैल्यूज दे दी, मतलब वो सीधा लिख देगा 2.3 ओम, ठीक है ना। क्या समझ लूंगा, जी समझ लिया तो काम गलत, क्योंकि यूनिट नहीं देखा। एट दैट टाइम हमें यूनिट काफी इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान से इनके जो है वो देखने पड़ते हैं और समझने भी पड़ते हैं कि क्या यूनिट जो है वो दिए गए हैं। क्लियर है ना। तो ये तो हमने किया था सब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में, मेटल के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात ये है कि अननोन रेजिस्टेंस को निकाला कैसे जाए। मैं फिजिक्स में घुस रहा हूं थोड़ा बहुत एक बार, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, मैं थोड़ा सा बताता हूं, याद होगी चीज ये। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में याद है, क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज, 3 नोन रेजिस्टेंस थी, 3 क्या थी, नोन रेजिस्टेंस थी आपके पास। एक क्या होती थी बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस होती थी। अगर मैं बात करूं करंट तो कौन सा, डीसी डायरेक्ट करंट हम उसमें यूज करते थे। एक बीच में किसका यूज करते थे, गैल्वेनोमीटर का, है ना, जो क्या होता था एज ए डिटेक्टर क्या किया जाता था, वहां पर यूज किया जाता था। तो आई होप इतना तो क्लियर है। ये तो क्लियर था कि ये क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लो यार, क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज, कुछ ऐसा था। ये डीसी का सोर्स था एक, यही तो था। ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस था, R3 रेजिस्टेंस था, और ये क्या था आपके पास, R4 था। मान लो ये 2 क्या थी, ये 3 क्या है, नोन है, और ये क्या थी आपके पास, अननोन थी। अब मुझे किसी मेटल की अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए बस क्या करना था, 3 कोई भी जिनकी रेजिस्टेंस मुझे पता है, मैं लेकर के आऊंगा, भाग करके व्हीटस्टोन में लगाऊंगा। बैटरी का वोल्टेज मुझे पता होगा, V = ओम्स लॉ के फार्मूले क्या करूंगा, 10th वाले यूज करूंगा, और हम ना कैलकुलेट कर लेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना था। अब वहां से हमने एक सिंपल डेरिवेशन निकाल लिया था कि उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। एक फॉर्मूला बनाया था कि R1 अपॉन R2 किसके इक्वल था बच्चों, वो R4 अपॉन में किसके था, R3 के। नोन है तो क्या थी, अननोन को कैलकुलेट कर लेते थे। क्लियर है। तो ये किसके लिए था, अब ना इंपॉर्टेंट बात है ये
कि अगर किसी मेटल की मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है या कंडक्टेंस, तो मैं रेजिस्टेंस से निकालूंगा, तो मैं भाग करके उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कर दूंगा, अटैच करूंगा, और वहां से मुझे वोल्टेज पता होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पता होगी, या एमीटर जो भी मैं उसमें यूज करता हूं उसकी रीडिंग मुझे पता होगी। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, उनकी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या लिखा, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब बात बिगड़ गई यहां पे कि सर चलो ठीक है, मेटल था, मैं क्या करूंगा, उसको एक वायर बना लूंगा, और वायर तो ऐड हो सकती है ना इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, लिक्विड होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, तो क्या उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में अटैच किया जा सकता है? अरे चलो मान लो कर भी दिया, ध्यान दो, सोर्स कौन सा है, डीसी, डायरेक्ट करंट सीधा सीधा करेगा क्या, आयोनाइजेशन, क्या कर देगा, आयोनाइजेशन कर देगा। तो इससे सर हमें तो आयोनाइजेशन चाहिए। अरे बच्चों, हमें मान लो कि ये है, इस पूरे इतने ही की क्या करनी है, कंडक्टेंस मुझे पता करनी है। कि बोला कि सर ये आपके पास कोई सॉल्यूशन पड़ा है और इसमें मान लो सोडियम क्लोराइड का 0.02 मोलार का सॉल्यूशन है, मान गए बात इतनी, मुझे इसकी कंडक्टेंस क्या करनी है, पता करनी है। मतलब मुझे नहीं चाहिए कि इससे और ज्यादा आयन बने या इससे कम आयन बने, समझ रहे हो, जितने आयन अब है ना उतने ही आयन चाहिए। तो अगर मैं क्या कर लूं, डीसी करंट को इसमें मान लो यूज करूं, तो डीसी करंट क्या कर देगा, आयोनाइजेशन कर देगा, और करता रहेगा और करता रहेगा। मतलब जब मैंने क्या देखा कि वहां पर 50 आयन की गैल्वेनोमीटर, वो क्या करेगा, जो ईयरफोन डिटेक्टर हम यूज करेंगे, वो जब रीडिंग दिखाएगा ना, तो तब तो 50 आयन थे, लेकिन थोड़ी सी देर बाद 52 हो गए, फिर 55 हो गए, मतलब आयन्स तो बढ़ रहे हैं। मतलब आपको कांस्टेंट वैल्यू तो मिलने ही नहीं वाली, कब, जब आप क्या करते हो, डीसी करंट का यूज करते हो। क्यों, क्योंकि डीसी क्या कर देगा, उसका आयोनाइजेशन कर देगा। तो दो प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसको व्हीटस्टोन में अटैच कैसे करें, ऐड कैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि ये लिक्विड है। अब ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड की तार बना करके हम उसको ऐड कर देंगे, हमें कुछ तो चाहिए, कुछ तो हमें प्रोग्राम सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो सोचा, और उस सोचा का नाम था कंडक्टिविटी सेल। क्या था, कंडक्टिविटी सेल। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्टिविटी सेल के बारे में। पॉइंट का नाम, टॉपिक का नाम है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को और रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले ना मैं प्रॉब्लम्स की बात कर लेता हूं, डिफिकल्टीज की। डिफिकल्टीज क्या क्या आती है। फर्स्ट, डीसी सोर्स इन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, डीसी सोर्स है, वो क्या करेगा, विच कोज आयनाइजेशन। ठीक है ना। और अभी बताया कि अगर आयोनाइजेशन होगा तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कंडक्टेंस का नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसका मतलब कि अगर डीसी सोर्स है तो वो हमारे लिए क्या था, एक प्रॉब्लम था, क्योंकि हम उस डीसी सोर्स को ले करके उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। और जो सेकंड प्रॉब्लम था, सेकंड डिफिकल्टी है, वो क्या था, एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन cannot be converted into a wire, converted into a metal wire। उसको एक मेटल की वायर नहीं बना सकते टू कनेक्ट इन व्हीटस्टोन ब्रिज, टू कनेक्ट इट इन व्हीटस्टोन ब्रिज। कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसे एक वायर नहीं बना सकता। तो ये हमारे पास क्या थी, डिफिकल्टीज थी। क्लियर थी बातें। दो समस्याएं आई कि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी सॉल्यूशन को ले नहीं सकता, तार बना नहीं सकता उसकी, और दूसरा क्या था, डीसी करंट था। अगर कुछ कैसे तरीके से ले भी लिया तो वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, क्या करेगा, आयोनाइजेशन कर देगा। ठीक है ना, डीसी करंट। तो इसका मतलब कंडक्टेंस जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो अब बात ये है कि हमने इनसे छुटकारा कैसे पाया, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशंस क्या बने? सबसे पहले जो था डीसी सोर्स इज कन्वर्टेड या रिप्लेस्ड बाय एन एसी सोर्स। हमने डीसी को क्या कर दिया, एक एसी सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, वो भी हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने, कि मेरे को जितना फ्रीक्वेंसी क्या था इसका चाहिए था, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इसका जितना था, उस हिसाब से हमने डीसी सोर्स को रिप्लेस कर दिया किसको, एसी सोर्स से। तो सेकंड क्या था, अब क्या था, जो डीसी जो सेकंड प्रॉब्लम था वो एक्वस सॉल्यूशन वाला था। अब इसके लिए ठीक है ना, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सेकंड की बात चल रही है ये, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ए स्पेशल टाइप ऑफ वेसल स्पेशल टाइप ऑफ वेसल को क्या किया गया, इज यूज्ड which is known as कंडक्टिविटी सेल, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, मतलब एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा वेसल बनाया गया जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी को मेजर करने के क्या आएगा, काम आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंडक्टिविटी सेल का नाम देते हैं। क्लियर बच्चों? एक काम और किया गया था कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर था इसको रिप्लेस किया गया ईयरफोन डिटेक्टर से, ईयरफोन डिटेक्टर से। अब इसका भी रीजन था, ठीक है ना, वो भी समझ लो। दो आयन भी अगर बन गए ना तो मुझे ये चाहिए था कि वो दो आयन भी कंडक्टिविटी दिखाएं और मुझे कंडक्टेंस की क्या मिले, वैल्यू मिले। लेकिन गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, होता है स्मॉल करंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो आयंस की इस को मतलब काम नहीं करता, ठीक है ना। कारण क्योंकि पहली बात तो मैंने वहां पर सोर्स ही कौन सा दिया, एसी सोर्स दिया। अब एसी सोर्स की रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मैं मिनिमम रखने वाला हूं, काफी ज्यादा नहीं, 5,000 क्या होगी, हर्ट्ज के इक्वल फ्रीक्वेंसी रखूंगा। तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं ऑपरेट करवाता हूं तो गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग में कोई ना घपला कर देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, एक ईयरफोन डिटेक्टर के द्वारा। ये ईयरफोन डिटेक्टर क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल रीडिंग को भी ये क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और हमें शो कर देता है, उसको कहते हैं ईयरफोन डिटेक्टर। तो आई होप इतना समझ में आया कि प्रॉब्लम्स क्या थी और सॉल्यूशन हमने उनके क्या किए, ठीक है ना। तो पहले हम कंडक्टिविटी सेल को के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। तो चलिए, काफी हो गया टाइम वैसे, लेकिन फिर भी देखिए। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, हमारे पास कंडक्टिविटी सेल। ठीक है ना। ये कंडक्टिविटी सेल जो है वो क्या है, देखिए कंडक्टिविटी सेल क्या है, स्पेशल टाइप का वेसल है, ठीक है ना। अब जिसमें क्या होती है वो देख लेते हैं। या तो इस टाइप के वेसल जो है वो आजकल यूज किए जाते हैं, ऐसे नॉर्मल हैं, ये स्पेशल जो है वो आजकल यूज किए जाते हैं, लेकिन पहले जो थे वो कुछ ऐसे थे। ये दो टाइप के वेसल यूज किए गए क्या करने के लिए, टू फाइंड कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए दो क्या किया गया है, स्पेशल टाइप के वेसल्स का यूज किया गया, जिनको क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी सेल कहा जाता है। इन दीज कंडक्टिविटी सेल क्या होती हैं, टू इलेक्ट्रोड्स क्या पाई जाती हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रोड्स पाई जाती हैं। इलेक्ट्रोड्स की खासियत, सबसे पहली बात प्लेटेनाइज्ड होती है। क्या होती है, प्लेटेनाइज्ड होती है, मतलब
प्लेटिनम कोएटेड, और वो भी कौन सा, ब्लैक प्लेटिनम क्या किया जाता है इनके ऊपर यूज किया जाता है। दो बातें हैं कि या तो इलेक्ट्रोड ही किसकी ले लो प्लेटिनम की, लेकिन महंगी पड़ती है, तो क्यों ना इलेक्ट्रोड किसी और चीज की ले लें जिसने कंडक्शन, याद होगा हाइड्रोजन वाले में एसएचसी में बताया था कि कंडक्टेंस का काम करता है प्लेटिनम जो लेते हैं, तो वही बात कॉपर का वायर ले लो और कंडक्टेंस की वो नीचे की जो प्लेट है वो किसकी ले लो, जो सॉल्यूशन में डूब करके रहनी थी वो प्लेटिनम की ले लो, या पूरी प्लेटिनम यूज करो चाहे आप। तो ये है कि दो इलेक्ट्रोड यूज की जाती हैं जो किसकी होती हैं, प्लेटिनम की बनी होती है। दूसरी, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, ए, और इनकी लेंथ कितनी यूज की जाती है, एल लेंथ की इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है। मतलब यहां एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना बच्चों, और यहां मैंने लिख दिया कि वो किसकी है, प्लेटिनम की, ऊपर से चाहे जिसकी भी हो। ये एक सेकंड इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये भी किसकी है, प्लैटिनम की। इसमें हमने क्या किया, रिक्वायर्ड कि जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया एनी कंसंट्रेशन पे, सी कंसंट्रेशन पे मैंने उसको क्या किया, ऐड किया। मोलैरिटी मुझे गिवन होगी, या फिर मुझे उस मोलैरिटी का इफेक्ट होता है कि नहीं होता है ना, कंसंट्रेशन ही क्या होती है, मोलैरिटी, मतलब अलग मोलैरिटी की कंडक्टेंस भी क्या मिलेगी, मुझे अलग मिलेगी। पढ़ूंगा मैं इसके बारे में जब भी आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इनको आगे वायर से अटैच करूंगा। क्लियर, बस इतना ही तामझाम है यार, इतना ही सिस्टम है कि किसी गिवन कंसंट्रेशन पे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट को दो प्लेटिनम के बीच में रख दीजिए। ये प्लेटिनम जो है इनका एरिया कितना, ए मिलता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मिलती है आपको, एल मिलती है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, एल मिलने वाली थी। क्लियर, तो मतलब जो टोटल ये वॉल्यूम कवर करने वाले हैं वो कितना है, ए इंटू में एल, वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू कितना होगा बच्चों, एल के इक्वल होगा, V इक्वल्स टू ए इंटू कितना, एल मिलेगा। तो आई होप ये तो क्लियर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एरिया है, ये क्या है उनका, लेंथ है, और ये है कंडक्टिविटी सेल, ये भी उसी टाइप का है। इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रकार से वायर्स को अटैच करेंगे। ये भी दोनों प्लेटिनम की हैं, पूरा सॉल्यूशन जो होता है वो इनमें क्या होता है, डिप करके रखा होता है। ये जो टोटल वॉल्यूम है ये कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, समथिंग x सेंटीमीटर क्यूब, नहीं पता कितना होता है, गिवन क्वेश्चन पे बात होती है, लेकिन इतना पता है कि डिस्टेंस इनके बीच की l है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इनका, a है। ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों बात ये। तो चलिए, ये है कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल क्या है, एक ऐसा सेल है, एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर टू फाइंड और टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, बस इतना है। सॉल्यूशन है मोलर कंसंट्रेशन जितना उसका दिया गया हो। तो बात यह है कि हम इसको कैसे यूज करें सर, तो आइए पूरा सिस्टम बना लेते हैं। एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज पे चलते हैं। क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, या फिर H2SO4 यूज कर लिया, स्ट्रॉन्ग है, मुझे H2SO4 की कंडक्टेंस निकालनी थी। ठीक है बच्चों, मैंने 3 मेटल उठाए, A टाइप, B टाइप और C टाइप, और बोला कि A टाइप इज ऑफ 2 ओम, B टाइप इज ऑफ 3 ओम एंड C टाइप इज आल्सो ऑफ 3 ओम या 4 ओम, अपने हिसाब से ही ले लेते हैं। ये D टाइप जो है वो किसका है, H2SO4 का है, जिसको इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकता लेकिन कंडक्टिविटी सेल में ऐड कर दिया। और मुझे D की क्या करनी है, कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर, क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के आया, यहां हमने क्या रखा, उस पहले इलेक्ट्रोड को रखा R1 को, फिर हमने क्या किया, उसके साथ R2 को अटैच किया। यहां पर हमने ईयरफोन डिटेक्टर से गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस किया। ये मेरे पास क्या थी, R3 रेजिस्टेंस थी, यहां हमारे पास क्या होनी थी, R4, लेकिन वो तो सॉल्यूशन है। तो क्या करूंगा, इधर सेल बनाया, सेल में क्या रखा, गिवन कंसंट्रेशन का H2SO4 रखा, 2 क्या ली, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को कनेक्शन के हिसाब से अटैच कर दिया। तो अब जो R4 आएगा वो किसका आएगा, वो इसका आएगा। मान रहे हो बात है। यहां क्या है, आपके पास एक AC ओसिलेटर है, क्या है, AC ओसिलेटर है, ठीक है ना, मिनिमम कितना, 5000 हर्ट्ज के इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब क्या था,
अब वही फार्मूला कि R1 अपॉन में क्या होगा R2 इक्वल किसके आएगा R4 अपॉन में कितना आएगा R3। क्लियर है। R1 कितना है मेरे पास 2 ओम, R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, इसे R3 मान लीजिए। ये क्या है आपके पास R4 है, किसका है H2SO4 का है। 4 2 जा 8 दैट मीन्स कि 8 अपॉन 3 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ किसका R4। देन कंडक्टेंस ऑफ R4 फॉर्म या फिर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 कितना आएगा 1 अपॉन R, वेयर R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 अपॉन 3 दैट मीन्स 3 अपॉन 8 सीमन इज द कंडक्टेंस। क्लियर है। तो बस ये है कि हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कंडक्टिविटी सेल को यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बातें। तो इतना तो होता है हमारे पास कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टेंस क्या होती है। अब हमें पढ़ना है आगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनके रिलेशन, इनके फॉर्मेशन और इनके कैलकुलेशन कैसे होते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का काम करते हैं हम हमारी कल की वीडियो में। चलिए, थैंक यू।